रफ्तार थमती दिख रही है। क्या सारे सोने के तेजी के फंडामेंटल अब खत्म होते जा रहे हैं? सोने की ये तेजी, ये रफ्तार क्यों थम रही है? क्यों ये ब्रेक लगा है? क्या गोल्ड का गेम ओवर हो चुका है? ज्यादातर जियोपॉलिटिकल तनाव पर विराम लगता दिख रहा है। अमेरिका लगातार अपने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के साथ ट्रेडिंग डील कर रहा है। ट्रेड वॉर की चिंताएं कम हो रही हैं, तो जो भी रिस्क प्रीमियम मिल रहा था गोल्ड को, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या गोल्ड में बड़ी गिरावट भी आ सकती है? ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि काफी गिरावट आ चुकी है। रिकॉर्ड से देखें तो काफी नीचे आ चुका है भाव, लेकिन इसके बाद भी और भी गिरावट की संभावनाएं हैं। यही आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। अमित गोयल हैं, चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं फेस 360 से। सुगंधा सचदेव हैं, एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर हैं, और साथ ही राहुल मेहता हैं, एमडी हैं सिल्वर एम्पोरियम के। सुगंधा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं भाव के बारे में बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं फंडामेंटल समझना चाह रहा हूं। क्या आपको लगता है कि नियर टर्म के लिए गोल्ड का गेम ओवर हो गया है? गुड इवनिंग विष्णु जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। नहीं विष्णु जी, ये कहना गलत होगा कि गोल्ड का गेम ओवर हो गया है। नो डाउट अभी गोल्ड के प्राइसेस काफी प्रेशर में है। अगर हम हाइट से देखें तो ऑलमोस्ट 10% तक की करेक्शन हो गई है, और इस हफ्ते पे देखें तो ऑलमोस्ट 4.5% प्राइसेस गिरे हैं। इसका मेजर कारण रहा है कि इस हफ्ते जो बहुत सारी टेंशन थी, जिसकी वजह से हम गोल्ड में सेफ हेवन डिमांड इस साल आते हुए देख रहे थे, और पिछले 5 महीने में गोल्ड में हमने एक रिकॉर्ड तेजी आते हुए देखी। मल्टीपल हाइज को गोल्ड ने टेस्ट किया। वो सारे फैक्टर्स कुछ हद तक अभी नियर टर्म के लिए सबसाइड होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर बहुत बड़ी थी, और उसी के चलते हमने बहुत सिग्निफिकेंट सेफ हेवन डिमांड आते हुए देखी थी, वो इस हफ्ते काफी हद तक फैक्टर कम होता हुआ नजर आया है। यूएस और चाइना ने एक दूसरे के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए थे उनको काफी हद तक कम कर दिया है। यूएस ने चाइना पे 145% तक के टैरिफ्स लगाए थे, उनको स्लैश करके 30% कर दिया है। वहीं चाइना ने भी यूएस के गुड्स पर 125% के 10% कर दिया। सो ये एक पॉज है फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 90 डेज। सो ये टेंशन काफी हद तक सबसाइड हो गई है, और इसी वजह से हम प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। इसके साथ साथ रशिया और यूक्रेन की टॉक्स दे आर अंडरवे, और 2022 के बाद रशिया और यूक्रेन के लीडर्स पहली बार इस्तांबुल में आज मिल रहे हैं। वहाँ टॉक्स आर ऑन। इंडिया और पाकिस्तान की भी जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी हद तक कम हो गई है सीज फायर के बाद, और इसके साथ साथ ईरान और यूएस की भी न्यूक्लियर डील होने की टर्म्स ऑलमोस्ट एग्री हो चुकी हैं। सो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, और इसके साथ साथ जो ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रही थी वो काफी हद तक कम हो गई है। यूएस और चाइना की इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद काफी होप्स हो गई है कि यूएस का अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ भी बहुत जल्दी ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में रिबाउंड आते हुए देखा, और गोल्ड के प्राइसेस में हमने दबाव आते हुए देखा। और वहीं मार्केट में ओवरऑल देखी तो रिस्क ऑन सेंटिमेंट्स वापस आए हैं। इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। सो गोल्ड में से कुछ हद तक फंड्स मूव आउट हो रहे हैं, बट ये कहना थोड़ा सा गलत होगा कि गोल्ड का गेम ओवर हो गया है। जब भी प्राइसेस लोअर लेवल्स पर आते हैं तो इन्वेस्टर्स का वापस से गोल्ड में काफी हद तक रुझान हो जाता है। जिस तरीके की हमने रिकॉर्ड तेजी बनते हुए देखी, काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो साइडलाइन पे वेट कर रहे हैं, कंज्यूमर्स हैं जिनकी अपनी पर्सनल नीड्स है, जो वेट कर रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस कम हो तो वो गोल्ड में बाइंग कर सके। सो ये कहना मुझे लगता है गलत होगा कि गोल्ड का गेम ओवर हो गया। आई थिंक आफ्टर एनी सिग्निफिकेंट मूव जहां एक्सेसेस बन जाते हैं किसी भी एसेट क्लास में, कुछ टाइम के लिए उस एक पीरियड आता है जब वो एक एसेट क्लास करेक्टिव मोड में आता है, एक कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है। तो आई थिंक गोल्ड का एक कंसोलिडेशन फेज है जो कुछ टाइम और कंटिन्यू कर सकता है, बिकॉज अभी कोई मेजर ट्रिगर नहीं है जो गोल्ड के प्राइसेस को वापस से बूस्ट कर सके। बट वहीं आगे आने वाले टाइम में फेड की मीटिंग की तरफ काफी हद तक नजर रहेगी, बिकॉज जिस तरीके से यूएस में इन्फ्लेशन कम हो रही है, इस हफ्ते हमने सीपीआई का डेटा आते हुए देखा, सो विच वाज एट 2.3% फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, और ये लोएस्ट फिगर है सिंस 2021। और इसके साथ साथ पीपीआई में भी हमने डिक्लाइन आते हुए देखा। तो काफी उम्मीद बन गई है कि फेड जुलाई की मीटिंग में रेट कट कर सकता है। अगर एक रेट कट आता है तो दोबारा से गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज गोल्ड की उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कम हो जाएगी। सो ये बड़ा फैक्टर रहेगा। इसके साथ साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स पे भी अभी काफी नजर रहेगी, बिकॉज कहीं पे भी अगर ट्रेड डील किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर के साथ स्टॉल हो जाती है, नहीं हो पाती, तो वहां से दोबारा से टेंशन इमर्ज होंगी।
एंड गोल्ड के प्राइसेस को लोअर लेवल से दोबारा सपोर्ट मिल सकता है। सो आई थिंक लोअर लेवल्स पर दोबारा से प्राइसेस में बाउंस बैक देखने को मिलेगा, पर अभी नियर टर्म के लिए आउटलुक स्लाइटली बेरिश नजर आ रहा है। टर्म के लिए बेरिश है तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट कर ले। आपको जो खरीदना, अगर खरीदारी करनी है तो आपके लिए इंतजार करना बेहतर रणनीति होगी। और वो कब खरीदना है, वो लेवल्स क्या होंगे, वो भी लेवल्स की भी हम चर्चा आगे करेंगे। पोजिशनली के साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए आपको कब एंट्री करनी है। हमारे साथ सुगंधा जी, अब एंट्री की बात कर लेते हैं। अगर किसी को खरीदना है, लंबी अवधि का नजरिया है, नियर टर्म का नजरिया नहीं है, तो उनके लिए सलाह दे दीजिए। एंट्री पॉइंट क्या होगा, कब एंट्री करनी चाहिए उनको? विष्णु जी, मेरा ऐसा मानना है कि 3120 का लेवल अगर इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेक होता है गोल्ड में, जो भी नियर टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ग्रेजुअली गोल्ड प्राइसेस 30,000 से $2980 की तरफ हेड करेंगे। और अगर डोमेस्टिक मार्केट में मैं इसी को ट्रांसलेट करूं तो 87,000 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बट कैवेट ये रहेगा कि 90,000 के नीचे प्राइसेस अगर सस्टेन करते हैं तो 87,000 काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। आई थिंक जो भी लोग अभी इमीडिएट अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। 87,000 के आसपास एंट्री करना बेटर रहेगा। और वहां पे भी मेरी एडवाइस रहेगी कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पूरी इन्वेस्टमेंट 87,000 पे भी ना करें, बिकॉज फंडामेंटल्स काफी शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने आपके शो में पहले भी मेंटेन किया था विष्णु जी कि मुझे थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में एक बड़ी करेक्शन भी नजर आती है गोल्ड में। अभी नियर टर्म में एक छोटी करेक्शन रहेगी, बट आई थिंक थर्ड क्वार्टर में बड़ी करेक्शन भी प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। सो 45 से 50% की एलोकेशन आप 87,000 लेवल पे कर सकते हैं। बाकी के लिए अभी वेट करें, हम आपके इसी शो पे रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे, बिकॉज डायनामिक्स काफी चेंज हो रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि थर्ड क्वार्टर में एक फर्दर करेक्शन भी देखने को मिलेगी। सो थोड़ा सा उसके लिए वेट करें। 87,000 के आसपास 50% बाइंग की जा सकती है। ओके, तो 87,000 के आसपास में 50% बाइंग कर ले अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है। और 50% का जो एलोकेशन है उसके लिए वेट करें, उसके लिए तीसरी तिमाही आने दे, वहां पे और क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है आपको उससे भी काफी नीचे का भाव मिले, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वही एंट्री पॉइंट अच्छा लग रहा है। और जैसा राहुल जी ने कहा कि आपको एकदम से बिल्कुल टाइम कर लेना कि हमें बिल्कुल नीचे के लेवल में खरीदना, वो मुश्किल है। तो 90,000 के आसपास से आप लंबी अवधि के लिए खरीदारी शुरू कर सकते हैं। SIP के जरिए बहुत तरह के विकल्प है, आप धीरे धीरे खरीदारी यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। जितना ऊपर आप खरीदेंगे आपका रिवॉर्ड उतना ही कम होगा और रिस्क भी आपका ज्यादा होगा। तो बेहतर हो, पेशेंस रखें, आपके लिए मौका मिलेगा। और सुगंधा जी भी कह रही हैं कि तीसरी तिमाही में थर्ड क्वार्टर ऐसा होगा जहां पर एक बड़ी गिरावट यहाँ पर फिर से दिख सकती है। और नियर टर्म में भी तो गिरावट दिखी रही है, और वो गिरावट हम देख भी चुके हैं। करीब 8-10% तक की गिरावट हाल के रिकॉर्ड स्तरों से, जो हमने 99,358 का हाई देखा था, वहां से गिरावट आई है। चलिए चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी को लेकर सुगंधा जी आपकी राय क्या बन रही है? चांदी में पहले फंडामेंटल्स बताइए, फिर भाव पर बताइएगा कि भाव किधर जाने वाले हैं। विष्णु जी, हमने पहले शोज में भी बात करी है कि चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। चांदी में 5th ईयर है जहां ये डेफिसिट कंटिन्यूड है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में सिल्वर की यूसेजेस काफी बढ़ी। सो ये ओवरऑल फंडामेंटल्स हैं जो सिल्वर को ड्राइव कर रहे हैं। बट अगर हम नियर टर्म फंडामेंटल्स की बात करें, जैसे चाइना के टैरिफ्स कम हुए हैं, वहां से सिल्वर की डिमांड काफी हद तक पिकअप हो सकती है, बिकॉज सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सो यहाँ सिल्वर को इसका फायदा मिलेगा। इवन तो नियर टर्म में दोनों ही बुलियन काउंटर्स में प्रेशर नजर आ रहा है, बट सिल्वर कंपैरेटिवली बेटर नजर आ रहा है। इवन इफ ये फॉल आएगा, सिल्वर में ये फॉल कम देखने को मिलेगा। सो सिल्वर की अगर मैं रेंज की नियर टर्म की बात करूं तो 31.5 से $33.5 की रेंज में मुझे सिल्वर के प्राइसेस नियर टर्म में होवर करते हुए नजर आ रहे हैं। डाउन साइड 91 से 89,000 के लेवल पर दोबारा से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, पर नियर टर्म में भी मुझे लगता है सिल्वर के प्राइसेस में प्रेशर देखने को। इसका एक और बड़ा मेजर कारण है, हमने जो गोल्ड सिल्वर की रेशियो है उसको 100 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखा। इसकी अगर हम एवरेज की बात करें, इट इज एक्चुअली एवरेज, अगर हम हिस्टोरिकल एवरेज देखते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट हॉवरिंग अराउंड 65 to 70 लेवल्स। सो ये अभी 97 के आसपास काम कर रही है। हमने पिछले कुछ दिन पहले गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के प्राइसेस को 95,500, 96,000 और लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखा। सिल्वर ऑलमोस्ट अभी भी वही है, बट गोल्ड के प्राइसेस काफी हद तक नीचे आए हैं। सो दिस इज इंडिकेटिंग कि सिल्वर नियर टर्म में गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगी। अगले हफ्ते की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, मुझे सिल्वर में भी प्रेशर नजर आता है, बट 93,500 से 91,000 नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट एरियाज रहेंगे। स्लाइटली लॉन्गर टर्म पिक्चर देखते हैं तो 89,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा सिल्वर के लिए। हाई लेवल पर अभी नियर टर्म में सेलिंग की ये एडवाइस रहेगी।
जब तक प्राइसेस 98,000 के ऊपर एक कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं देते, सेल ऑन की राइज की स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी अभी। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। अगले हफ्ते के लिहाज से भी इनको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी नरमी दिख सकती है, 94,200 के आसपास अगले हफ्ते आ सकता है। और आगे मीडियम टर्म में सुगंधा जी को लगता है कि 89,000 के आसपास चांदी फिसल कर आ सकता है, वो बढ़िया लेवल होगा। तो सुगंधा जी, क्या वो अच्छा लेवल है? 89,000 अगर दिख जाए तो वहीं पे खरीद ले कि और वेट करना चाहिए? और उसके लिए टाइम फ्रेम क्या है, कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा वो लेवल देखने के लिए? विष्णु जी, ये 1 मंथ का आउटलुक रहेगा, जैसे कि मैंने पहले भी मेंटेन किया। 3rd क्वार्टर में मुझे करेक्शन गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ी सी डीप नजर आ रही है, वहां पर जरूर वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। गोल्ड की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आई सी गोल्ड एट 79,000 ऑड लेवल्स इन द 3rd क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। और सिल्वर की बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग 85 to 81,000 लेवल्स एज वेल इन द 3rd क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। बहुत सारे कैटलिस्ट थे जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को हमने रिकॉर्ड हाइस की तरफ जाते हुए देखा, बट इट्स अ टाइम जहां ये दोनों ऐसे थोड़ा सा कूल ऑफ होंगे। कुछ बीच बीच में सरप्राइजेस जरूर आ सकते हैं, एक ट्रैक करने के लिए रैली जरूर आ सकती है, बट वो सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज होंगी अगर हम नियर टर्म में भी देखें या 3rd क्वार्टर तक के पर्सपेक्टिव को भी देखें। सो अभी ओवरऑल बाइंग को अवॉइड करें। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जरूर मौके मिलेंगे बाइंग के, बट अगर आप पोजिशनल पर्सपेक्टिव रखते हैं तो अभी बाइंग को मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपका कोई कंजम्पशन का पर्सपेक्टिव है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप टाइम नहीं कर सकते मार्केट को, तो आप सिर्फ कर सकते हैं गोल्ड या सिल्वर ETF के थ्रू। आप रेगुलरली इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा और आप मार्केट को टाइम करने से बच जाएंगे। बिकॉज जैसा कि राहुल जी ने भी कहा, कोई भी मार्केट में बॉटम को पिक नहीं कर सकता। अगर आप अगले 1 साल का होराइजन देखते हैं और आप सिर्फ करके चलते हैं गोल्ड या सिल्वर ETF के थ्रू, आपके रिटर्न्स ओवरऑल बहुत एनहांस हो सकते हैं। बट अभी नियर टर्म में प्रेशर नजर आ रहा है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पे। ओके, चलिए, आपकी राय कंप्लीट हो गई गोल्ड और सिल्वर पे। अब सुगंधा जी आपका, राहुल जी आपका और अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि गोल्ड और सिल्वर में उनको क्या करना चाहिए, मौजूदा माहौल क्या है, किस तरह की चिंताएं बनी हैं और आगे भाव कितने गिर सकते हैं और कहां से आपको खरीदारी शुरू करनी चाहिए। सब कुछ गाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश को ही समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।